हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस। एज यू नो, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी पे। एक पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में बात करी थी, जेट स्ट्रीम के बारे में बात करी थी। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन। आज हम बात करेंगे एयर मासेस से। देखो, एयर मासेस पे भी ना काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस ऑफ ईच क्लास। इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आप एयर क्लासेस का क्लासिफिकेशन करिए। जैसे एयर मासेस पे देखो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया है एंड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इट्स इन जस्ट इन द रिपीटेशन, उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस ऑफ ईच क्लास। क्या पूछा है? एयर मासेस का क्लासिफिकेशन करना है और हर एयर मास के साथ में, चाहे वो पोलर मरीटाइम पोलर हो, मरीटाइम कॉन्टिनेंटल हो या ट्रॉपिकल हो, उन सब के साथ में एसोसिएटेड वेदर क्या है। बहुत ही सिंपल है ये। डिस्कस द ओरिजिन, मूवमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर मासेस एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट। अगेन, कहाँ से एयर मासेस ओरिजिनेट हुए हैं, उनका डेस्टिनेशन पे मूवमेंट कैसे हुआ है, इसके साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन अगेन यहाँ पे भी जो मेजर 4 तरह के एयर मासेस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक हमको बताना है। देन वी हैव डिफाइंड एयर मासेस। एयर मासेस होते क्या है, डिफाइन करो। उनका ओरिजिनेट कैसे होता है, सेम रिपीटेशन। क्लासिफाई देम, सेम रिपीटेशन। और किसी एक का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सिंपल, पहले चारों का पूछ रहा था, अब एक का पूछ लिया। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड प्रेजेंट देयर क्लासिफिकेशन। एयर मासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करनी। बहुत क्विकली एयर मासेस देखते हैं। एयर मासेस होता क्या है, एक होमोजीनियस बॉडी है एयर का, बहुत ऐसे थिक बॉडी है एयर का, जिसमें सेम तरह की कंडीशंस रहती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसे एरिया पे रहेगा जहाँ पे सिमिलर तरह का टेम्परेचर रहेगा और सिमिलर तरह का ह्यूमिडिटी रहेगा। विच मीन्स, अगर मैं बोलूँ कि कोई एयर मास है जो मेरा ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज पे है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मेरा कोई भी एयर मास ट्रॉपिकल वाटर बॉडी पे है, तो ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर, वाटर बॉडी पे है मतलब हाई टेम्परेचर, सोलर इंसोलेशन गिरेगा, पानी गर्म होगा, इवोपरेशन होगा, एंड दैट मीन्स कि वो मॉइस्ट रहेगी। तो ट्रॉपिकल वाटर बॉडी पे जो एयर मास रहेगा काफी बड़ा सा होमोजीनियस, वो क्या होगा? वार्म होगा एंड वो क्या होगा? मॉइस्ट होगा। जाहिर सी बात है। सिमिलरली मैं बोलूँ आपको कि आर्कटिक जो रीजन है, ठीक है, जो आर्कटिक वाटर एरिया है पर्टिकुलरली, वहां पे पोलर वाटर बॉडीज पे एक एयर मास है मेरा। इसका क्या टेम्परेचर रहेगा? टेम्परेचर लो रहेगा। क्या इसमें मॉइस्चर रहेगा? थिंक अबाउट इट। इसमें मॉइस्चर कैसे रहेगा? इसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल एरिया से हाई रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें मॉइस्चर कम रहेगा। कितना कम रहेगा? ट्रॉपिकल एयर बॉडी से काफी कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज कोल्ड एंड दिस इज ड्राई। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई एयर मास हो गया मेरा। तो ये मेरे एयर मासेस हो गए, जिनके अंदर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ एग्जैक्टली सेम है, आई एम जस्ट सेइंग लिटिल वेरिएशंस इनटू द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होता है। नाउ जो प्रिंसिपल एयर मासेस हैं मेरे, ये जनरली हम 4 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड करते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ऐसा जो कि पोलर एरिया, विच मीन्स कैसा एरिया है वो? कोल्ड एरिया। आप नाम से पता कर सकते हो, आप बस ये 4 नाम याद रख लो, बाकी सब बहुत सिंपल है। कॉन्टिनेंटल पोलर का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई कोल्ड है। कॉन्टिनेंट पे क्या हुआ? इवोपरेशन होगा, वो तो लैंड एरिया है, तो वो ड्राई होगा, तो कॉन्टिनेंटल ड्राई हो गया। मरीटाइम पोलर मतलब हाँ कोल्ड तो है लेकिन मॉइस्चर लेस है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, ट्रॉपिकल एरिया जो कॉन्टिनेंटल पे है, तो क्या होगा? एक तो ट्रॉपिकल पे है तो वार्म हो गया, और दूसरा कॉन्टिनेंट एरिया पे है विच मीन्स ड्राई हो गया। कॉन्टिनेंट पे तो कोई इवोपरेशन होगा नहीं। मरीटाइम ट्रॉपिकल विच मीन्स कि हाँ वार्म है क्योंकि ट्रॉपिकल है। मरीटाइम का मतलब क्या हो गया कि मॉइस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे 4 कैटेगरीज हो गई हैं इनके। नाउ ये जो एयर मासेस होते हैं, ये अपने सोर्स का, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि मरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास से अगर ये ओरिजिनेट हुआ है
तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके मूव करेगा। ये स्टेगनेंट रहता है, लेकिन ये स्टेगनेंट नहीं रहता है, ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है। जब ये मूव करेगा तो जिस एरिया के ऊपर से ये निकल रहा है, जैसे कि अगर कोल्ड एयर मास है और अगर वो किसी वार्म एरिया से निकल रहा है तो क्या होगा, उसके नीचे की लेयर जो है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना स्टार्ट कर लेगा। So these are the different categories and how they are moving from the source area to the destination area, right? So these are my four continental polar. This is continental polar. This is maritime polar. अच्छा, ये continental arctic जो है ना, ये एकदम extreme cold and extreme dry रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे ब्लिजर्ड्स भी आते हैं, जो हम देखते हैं ना कि यूएसए के अंदर इतनी ठंड पड़ रही है कि ग्लास से पानी निकाला और वो पानी उस पर ग्लास में ही जम गया, ठीक है, गीले बाल लेके बाहर गए और वो बाल ऐसे ही खड़े हो गए। तो ये सारा यही कॉन्टिनेंटल आर्कटिक की वजह से होता है। पोलर में दो है हमारे, मरीटाइम ट्रॉपिकल एंड मरीटाइम कॉन्टिनेंटल। मरी ट्रॉपिकल के अंदर दो है, ठीक है। अब ऐसा डायग्राम बना सकते हो। अब इन चारों के साथ एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलर कॉन्टिनेंटल का सोर्स रीजन क्या होगा, आर्कटिक बेसिन, सेंट्रल कनाडा, ऊपर वाला एरिया जो हमारा टुंड्रा वाला एरिया है, यूरेशिया, अंटार्कटिका वाला एरिया, ये हो गया। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये कोल्ड होंगे और ड्राई होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब ये कोल्ड एंड ड्राई अगर ये किसी वार्मर सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, नीचे से हीट से वार्म हो रहा है, और अगर ये वार्मर ओशन पे आ गया तो क्या होगा, एक तो वार्म हो रहा है और दूसरा यहाँ से मॉइस्चर ले रहा है, तो ये वार्म एंड मॉइस्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, राइट। ऑलराइट, सो इनके साथ एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस क्या होंगी, कोल्ड होगा, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड लेके आते हैं, एक्सट्रीम ड्राइनेस लेके आते हैं ये। दीज आर पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। सेकेंड ये हमारा है पोलर मरीटाइम एयर मासेस। पोलर मरीटाइम एयर मासेस 40 to 60 डिग्री के आसपास में मिलता है। दीज आर दी एयर मासेस जो कि कोल्ड हैं, ठीक है। और ये कोल्ड एयर मासेस जब किसी वार्म ओशन पे जाएंगे तो नीचे से वही सिमिलर बात है, हीट अप होंगे एंड मॉइस्चर को कलेक्ट करेंगे। सोर्स रीजन से ये जो बन रहा है ये कोई, फिर क्या होगा, जैसे ही ये वार्म ओशन पे गया ये कूल हो गया, मॉइस्ट हो गया और अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। समर के अंदर इनकी जो वेदर कंडीशंस होती है, इट ब्रिंग्स विद द फेयर एंड स्टेबल वेदर कंडीशंस के साथ में ये आता है, सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा मरीटाइम पोलर, सॉरी हाँ मरीटाइम पोलर, राइट। फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस। ट्रॉपिकल है मतलब वार्म है, इनका रीजन क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया वाला जो बेल्ट है वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं 20 to 30 डिग्री के बीच में। ये काफी हाई टेम्परेचर से होते हैं, विच मीन्स दीज आर वेरी वार्म एंड इनमें लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं भाई, वहां पे कैसे मॉइस्चर होगा। इनमें स्टीप लैप्स रेट होती है, मतलब जितना ज्यादा आप ऊपर एल्टीट्यूड में जाते जाओगे टेम्परेचर उतना ही तेजी से नीचे गिरता जाएगा। एंड सिंस दे आर वार्म बट दे आर ड्राई, जब ड्राई, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और ड्राई वेदर लेके आते हैं। लेकिन वही बात है कि जब ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एरिया किसी वार्म ओशियन के ऊपर मूव करेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर को कंटेंट करेगा, मॉइस्चर ऊपर जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा एंड रेनफॉल होगा, ठीक है। दीज आर दी कॉन्टिनेंटल वार्म एंड ड्राई। फिर बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट मरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस की। मरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो ओशन वाटर बॉडीज है मेरी, वहां पे ओरिजिनेट होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, ये वार्म होगा, दिस विल बी मॉइस्ट एंड दिस विल बी अनस्टेबल एयर मासेस होंगे जो बहुत बड़े एक्सटेंसिव एरिया पे चलेंगे। नाउ ये कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वार्म एंड मॉइस्ट गर्म होके जब ऊपर उठेगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज करेगा, विच मीन्स यहाँ पे और बादल फॉर्मेशन होंगे और ऊपर उठेगा, ये पूरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को फॉर्म करेगा। यहाँ पे बहुत बारिश होती है इस एरिया के अंदर इन्हीं एयर मासेस की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी मरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है वहाँ पे वेदर गर्म रहेगा, ह्यूमिड रहेगा और वहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आर वी ओके विद दैट? ऑलराइट, तो ये 4 मरीटाइम है, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है बहुत क्विकली आपको मैं बता रही हूँ।
ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को क्या हो रहा है, ये एयर मास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस भी एरिया में ये ओरिजिनेट होते हैं वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये पिक करते हैं। दे कैरी मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अगर वार्म से है तो वार्म को अपने साथ लेके जा रहा है, कोल्ड से है तो कोल्ड को अपने साथ लेके जा रहा है, मॉइस्ट है तो मॉइस्ट को अपने साथ लेके जा रहा है। ठीक है, इस वजह से वो हीट है उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेटेंट हीट को। से देयर मिक्सिंग, लैटिट्यूडनल मिक्सिंग ऑफ हीट बैलेंस हो रहा है। विद दैट दे आर आल्सो ब्रिंगिंग प्रेसिपिटेशंस। क्यों? क्योंकि जो वार्म एंड मॉइस्ट है इट इज ब्रिंगिंग दी प्रेसिपिटेशन। एंड देन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन आल्सो हैपेंस कि जो एयर मासेस हैं, जब वार्म एयर मास जो ट्रॉपिकल एरिया से आ रहा है एंड कोल्ड एयर मास जो कि पोलर एरिया से आ रहा है, जब ये आपस में टकराता है यहाँ पे, तो जब दो कंट्रास्टिंग टेम्परेचर के एयर मासेस आपस में कंट्रास्टिंग टेम्परेचर टकराते हैं तो वहाँ पे एक फ्रंट जनरेट होता है जिसकी वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। So this is the influence, and then again desertification is another major reason that we say कि जो major deserts हैं why they are being formed near to the कोल्ड ओशन करंट्स और कोल्डर एरियाज। तो ये क्या करता है कि वहाँ पे बहुत ही ना हाई प्रेशर एरिया एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उधर किसी भी तरह की हवा राइज नहीं होगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, ये क्योंकि हाई प्रेशर एरिया है विच मीन्स इट इज एनीवेज गोइंग टू डाइवर्ज। तो ये किसी तरह की हवा को अंदर नहीं आने देता, ब्लॉक कर देता है। सो दिस क्रिएट्स डेजर्ट्स ऑल्सो, डेजर्टिफिकेशन के अंदर भी। अच्छा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई फील कि दिस माइट बी आस्क्ड इनटू अवर वेरी शॉर्ट नोट टाइप में कि लेक स्नो इफेक्ट क्या होता है, लेक इफेक्ट स्नो क्या होता है। जो कॉन्टिनेंटल, ध्यान से सुनो, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये बट मिस आउट हो जाता है कभी कभी। जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है जो कि कनाडा के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है, जब ये साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से मूवमेंट करता है और जब ये जो मेरी सुपीरियर लेक्स हैं, जो मेरी 5 लेक्स हैं, इन लेक्स के ऊपर से जब गुजरता है तो ये लेक क्या है, कंपैरेटिवली वाटर है, इनका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है एंड दे आर व्हाट, कंपैरेटिवली वार्मर। तो ऐसे के अंदर ये क्या है, कोल्ड एयर मास था। ध्यान से देखो, ये कोल्ड एयर मास था। ये कोल्ड एयर मास जब इस लेक के ऊपर से निकलेगा तो लेक क्या है, कंपैरेटिवली गर्म है। यहाँ से ये मॉइस्चर कंटेंट को ले लेता है, मॉइस्चर कंटेंट को ले लेगा, लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगा ये क्या करेगा, फिर से कोल्ड हो गया है। तो ये जो मॉइस्चर इसने अटेन करा है लेक से, उसको ये एज ए स्नो डंप कर देता है। तो ये एज ए स्नो, इसको आगे जाके एज ए स्नोफॉल होता है। तो एक तो वैसे भी इतनी कोल्ड एयर है और ऊपर से स्नोफॉल भी हो गया है, सो इट क्रिएट्स इवन वेरी वेरी सीवियर विंटर कंडीशंस। तो वो मेरा लेक इफेक्ट स्नो होता है। ठीक है, ये डायग्राम है, बहुत सिंपल सा, आप इसको बना सकते हो इफ इट इज बीइंग आस्क्ड। अच्छा, एक ये 2-3 बार पूछा गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। नाउ अगर आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले बोलोगे कि दिस इज दिस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कंडेंसेशन के अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, मॉइस्चर के अंदर, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर सर्कुलेट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें वाटर के साथ में हीट का भी ट्रांसफर होता है, हीट ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो जैसे ओशन से इवोपरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, उसके बाद में इवो ट्रांसपिरेशन हुआ, उससे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, फिर क्लाउड का मूवमेंट हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन से जो पानी है वो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, सो सरफेस रन ऑफ हुआ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। जब आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखोगे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द पर्कुलेशन इन द ग्राउंड वाटर फ्लो। मोस्टली हम क्या करते हैं कि सरफेस वाटर पे बात करके खत्म कर देते हैं। ग्राउंड वाटर प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इनटू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सो देयर इज नो चांस दैट वी कैन फॉरगेट दैट, राइट। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था ऑन द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, राइट। शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट होता है। सो दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट कि जितना ऊपर गए उतना टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हुआ। बट इफ द अपोजिट कंडीशंस हैपन देन वी कॉल इट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे दिल्ली में सीवियर पोल्यूशन जो हो रहा है, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो फॉग क्रिएट करता है, तो फॉग जैसे टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया, उनके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रॉस्ट कंडीशंस को करता है, दैट इज अनदर डिसएडवांटेज कि उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, दे आर कंप्लीटली डाई। स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को भी ये प्रिवेंट करता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, नीचे एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है, हवा को मूव नहीं होने देता है, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है।
तो सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है, सो देयर आर सम इम्पैक्ट। देखो यार, जब भी इम्पैक्ट की बात करो ना, हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में भी लिखो और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी लिखो। जब भी आप कॉजेस की बात करो, आप नेचुरल कॉज के बारे में भी लिखो, है ना, आप एंथ्रोपोजेनिक कॉज के बारे में भी लिखो। राइट अबाउट बोथ, दोनों के बारे में जब लिखोगे ना, तब जाके आंसर कंप्लीट होता है। सिर्फ एक चीज पे एम्फेसिस नहीं करना है, गो मोर वाइडर, डीपर नहीं जाना है, वाइडर जाना है। राइट अच्छा, थोड़ा सा टेम्परेचर इन्वर्जन को देख लेते हैं क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो काम स्काई होना चाहिए। अगर मेरी हवा सर्कुलेट होती रहेगी तो फिर तो नहीं होगा ना। तो क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एंड स्टेबल एयर होना चाहिए और लॉन्ग नाइट होना चाहिए, ताकि जो अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएं। दे आर ग्रेटर देन द इनकमिंग रेडिएशंस एंड इट बिकम अ कोल्डर एयर। होता क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर कि जो कोल्डर एयर है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, जो सोलर इंसुलेशन था, ध्यान से सुनो, बस 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। सोलर इंसुलेशन था, ये यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे गिरा, विच इज ए लैंड एरिया। लैंड जमीन का स्पेसिफिक हीट बहुत लो होता है, विच मीन्स बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही सनसेट हुआ, सोलर इंसुलेशन चला गया, अब जो गर्म जमीन थी ये रेडिएट करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम लॉन्ग इंफ्रारेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बहुत जल्दी क्विकली गर्म हो गए, ठंडी हो जाएगी। जमीन जैसे ही ठंडी हुई, अब क्या हुआ, जमीन के कांटेक्ट में जो एयर है वो कोल्ड है, वो धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में आके कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठती है। ये हवा ठंडी है, ये ऊपर नहीं उठेगी, विच मीन्स ये सरफेस के पास में यहीं पे अपना बिल्कुल घर जमा लेगी, कहीं हिलेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हवा मूव नहीं कर रही है, इट इज स्टेबल देयर। सो ये स्टेबिलिटी लेके आती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं इंटर माउंटेन वैलीज के अंदर, कि जैसे आप देखोगे कि जो सुबह सुबह का एरिया होता है ना, वहाँ पे वैलीज में आपको ऊपर की तरफ हमेशा क्लाउड्स दिखाई देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ग्राउंड इन्वर्जन, सबसिडेंस इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन, जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं उसमें जब वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ उठता है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नीचे कोल्ड एयर मास है, ऊपर वार्म एयर मास है, तो इसकी वजह से भी मेरा टेम्परेचर इन्वर्जन बनता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन, यू कैन राइट अबाउट दैट। Now this one very simple question was being asked, differential between the insolation and temperature and explain the anomalous temperature। ये ना क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जब इसमें लिखने को आएगा then we will be confused कि हम क्या लिखें। तो आपको बहुत सिंपल सोचना है यार, इंसुलेशन मैंने क्या पढ़ा है। इंसुलेशन क्या होता है, जब सोलर रेज जो आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं सोलर की, वो जब अर्थ को हिट करती है तो उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। मतलब अगर स्ट्रेट है तो सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगा, अगर स्लेंटेड है तो वो ज्यादा एरिया कवर करती है और यहाँ पे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स वो वहाँ पे कम गर्म करेगी। ड्यूरेशन ऑफ द डे, जितना ज्यादा देर तक सनलाइट आएगा उतना ज्यादा देर तक वो ज्यादा सोलर इंसुलेशन देगा। एंड देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो, बिकॉज वी सी कि जब क्लाउड होता है तो एक तो बहुत सफोकेशन सी हो जाती है एंड दूसरा सनलाइट नहीं आती है ना, तो दिस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट। या फिर जब जैसे कि दिल्ली के अंदर है अभी, डस्ट पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है तो जो सोलर रेडिएशन आते हैं वो सारे स्कैटर हो जाते हैं ऊपर, तो स्कैटरिंग की वजह से भी इंसुलेशन पे फर्क पड़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इन हीट दो चीजें होती है। हीट होती है कि गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है ना। हीट हम बोलते हैं कि इस कप को हाथ लगा कर देखो गर्म है या ठंडा है। टेम्परेचर क्या होता है, हम मेजर करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सो टेम्परेचर एक रिलेटिव डिग्री ऑफ हीट होता है, जिसको हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर मेजर करते हैं। हीट क्वालिटी के अंदर मेजर होता है, गर्म है ठंडा है। टेम्परेचर 30 डिग्री, 32 डिग्री, 50 डिग्री, इतना फ़ारेनहाइट है, ठीक है। टेम्परेचर जो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी में पूछा गया है, तो ऐसे नहीं लिख के आना है सिंपल, वहां पे फॉर्मूला नहीं लिखना है अपने को लिखना है कि अर्थ के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे सोलर इंसुलेशन की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर कैसे बनता है। इक्वेटोरियल एरिया पे 0 डिग्री का टेम्परेचर, 0 डिग्री इक्वेटोरियल पे क्या होगा, मैक्सिमम सोलर इंसुलेशन है, विच मीन्स यहाँ पे हीट टेम्परेचर ज्यादा होगा। सिमिलरली पोलर एरिया पे बहुत ही स्लैंटेड वेज, गिरती ही नहीं है विंटर के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते जाएंगे, सोलर इंसुलेशन कम होता जाएगा और मेरा जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई देगा। सिमिलरली इट गोज इनटू वर्टिकल ऑल्सो। एटमॉस्फेयर के अंदर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में पहले क्या होगा, हीट
कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की वजह से फिर से क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। देन सिमिलरली डिफरेंट लेयर्स के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है। तो दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ पूछा जाए, प्लीज मेंशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, डू नॉट जस्ट मेंशन लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल, दोनों चीजें लिख के आनी है वहां पे, तभी आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अनॉमलस टेम्परेचर। अनॉमली हम क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ा अजीब सा क्रिएचर है, अनॉमली है, मतलब हमको हमारे पास जो एवरेज है उससे डिफरेंट है। तो अनॉमलस टेम्परेचर भी यही होता है, जो एवरेज से डिफरेंट होता है उसको हम अनॉमलस टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे अगर एवरेज मेरा 30 डिग्री है और सडनली किसी एरिया पे मेरा 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है या मेरा 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो वो अनॉमली होती है, वो जो अपनी एवरेज रेफरेंस से डिफर हो जाती है, ठीक है। वेल आज हम इसमें इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे वाले सेशन के अंदर करेंगे। तो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। इफ यू हैव एनी कमेंट्स और इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक अ नोट ऑफ दैट। एंड विद दिस लेट मी टेल यू कि आप हमारा जो फाउंडेशन ज्योग्राफी कोर्स है इसको भी आप ले सकते हो, यू कैन रेफर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। And with that, I'll see you guys in the next video. Be happy, stay healthy. Jai Hind.